इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है? कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ थर्ड वेव का अलर्ट भी आ गया है। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में भारत में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। हालांकि महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने अलर्ट दिया है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में ही महाराष्ट्र में तीसरी लहर का कहर आ सकता है। अब सवाल यह है कि यह थर्ड वेव दूसरी वेव से कितनी खतरनाक होगी, क्या तीसरी वेव से बचा भी जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने डॉक्टर्स की टीम है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर नवनीत विग हमारे साथ हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स एम्स। डॉक्टर विग, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल और मेंबर टास्क फोर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। डॉक्टर रावत, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे साथ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन अकेडमी गिल्ड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर बेग आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। दरअसल डॉक्टर गुलेरिया ने, एम्स प्रमुख जो है, उनका कल एक इंटरव्यू में यह बयान आया कि भारत में तीसरी लहर आना तय है और ये 6 से 8 हफ्ते के अंदर आ सकती है। आज हमने देखा कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को ये एडवाइजरी भेजी है और उनको एक किस्म से चेताया है कि अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा लोगों ने, अगर अभी भीड़ बढ़ने लगी तो फिर खतरा आ सकता है जल्द। तो आज ये बात दर्शकों तक देश भर में ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि तीसरी लहर का खतरा कितना रियल है। डॉक्टर बेग, देखिए, तीसरी वेव अगर आएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अगर तीसरी वेव आती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अभी तक तीसरी वेव आई तो है नहीं, लेकिन अगर तीसरी वेव आएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान को ये सोचने की जरूरत। पिछले 2 साल हमने कैसे काटे? पिछले 1.5 साल हमने डर में काटा और दर्द में काटा। पेन एंड फियर वर लास्ट 1.5 years। डर के मारे हमने इतना कुछ किया और उसके बाद दर्द, हर पेशेंट ने इतने हर फैमिली ने सफर किया, इतने लोगों ने सफर किया, चाहे वो हेल्थ के वजह से हो, चाहे इकोनॉमी की वजह से हो। इतने हेल्थ केयर वर्कर्स पे इतना बड़ा मतलब तूफान आ गया। उनकी मानसिक स्थिति सोचो आज हेल्थ केयर वर्कर्स की क्या होगी। तो क्या हम ये सब दोबारा होने देंगे? पहली वेव आई, चलो हमने कहा भाई दूसरी वेव में हमें एहतियात बरतने हैं, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, हमें क्लीन मास्क पहनना है, हमें साफ मास्क पहनना है, लेकिन हमने फिर वो नहीं किया। फिर दूसरी वेव आ गई। दूसरी वेव में भी हम चलो अब निकल आए दूसरी वेव से, लेकिन कोविड अभी मरा नहीं है। कोरोना आपके चारों तरफ है और इरेडिकेट होगा भी नहीं। तो क्या हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया? क्या हमारा अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है? क्या हम अपने अनलॉकिंग के प्रोसेस को, जिनका हमें रियल टाइम में सॉल्यूशन देके और उनको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अनलॉकिंग की प्रक्रिया को हमें, क्या ये परफेक्ट है और क्या हम इसको और अच्छा कर सकते हैं? क्या इस टाइम हमारे टेस्ट हमने और बढ़ा दिए हैं? हमें एक टाइम हमारा इरादा था कि हम 45 लाख टेस्ट हर रोज करेंगे देश में। अभी हम 20 लाख से ऊपर नहीं पहुंचे हैं। तो हमें अपने टेस्ट को और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और ट्रीटमेंट को और वैक्सीन को और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बेसिक मुद्दे हैं, ये बार बार नहीं समझा सकते हैं हम किसी को। तो अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्लीन मास्क पहनना है और हमें इंश्योर करना है कि एज पेरेंट्स हम बच्चों को वैक्सीनेट करें और बच्चे बड़ों को वैक्सीनेट करें। अभी 18 साल की मैं बात कर रहा हूं। क्या हम सबने अपने माता पिता को वैक्सीनेट करवा दिया? 100% वैक्सीनेशन 45 से ऊपर क्या हो गई? ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेवारी। डॉक्टर बेग, मैं आपकी बातों से 2 मैसेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दर्शकों तक जाने चाहिए। एक तो तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, या उसमें कितना वक्त लगेगा, ये हम सब पर निर्भर करता है। हम कितना कोरोना के प्रति अपनी सावधानी बरतते हैं, पहली बात। और दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। जहां भी आपको स्लॉट मिलता है वैक्सीनेट कराने का, जहां भी आपको पहला मौका मिलता है, आपके पेरेंट्स का हो चाहे आप अगर एलिजिबल हैं आपका खुद का, तो वैक्सीनेशन
मस्ट है उसको जरूर कराइए। दो बातें हो गई। डॉक्टर रावत, अब तीसरी बात इसमें पब्लिक को समझना होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम एक जो बार बार बात सुनते हैं म्यूटेशन की, कि हम अगर वैक्सीन भी ले लिए, हमारा बिहेवियर अगर समाज का फिर भी प्रॉपर भी है, तो भी ये शातिर होता जा रहा है वायरस। जैसे कि इस बार एक दूसरा वेरिएंट आया था, अब तो ये डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होने लगी है, कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट भी भारत में आ गया है, तो इसका क्या मतलब निकालें डॉक्टर रावत? आई थिंक सौरभ जी, हमें म्यूटेशन को बहुत केयरफुली देखना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस महीने में 2-3 बार म्यूटेट होता है। स्टार्टिंग में अल्फा वेरिएंट आया B117, जो कि जिसने की इंग्लैंड में तबाही मचाई थी शुरू में। उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, जिसको कि हम बीटा वेरिएंट बोलते हैं। उसके बाद गामा आया, गामा के बाद एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन के बाद डेल्टा आया। तो उसमें जो म्यूटेशन होता है उसको हम ये बोलते हैं म्यूटेशन ऑफ कंसर्न, जो कि तबाही मचाता है, जिसमें कि इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो जाता है। तो जब अल्फा वेरिएंट इंग्लैंड में आया था तो उसने वहां पर तबाही मचाई थी, तो उसको म्यूटेशन ऑफ कंसर्न बोला था। और वही हाल इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का हुआ है, और जो डेल्टा वेरिएंट है ये डबल म्यूटेशन हुआ है। ये दो वायरस जुड़ के उन्होंने एक म्यूटेशन बनाया है। अब दिक्कत क्या है, जो नया आया है डेल्टा प्लस, उसको अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है इट इज ए म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न नहीं बोला है जी। तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा और ये देखना होगा कि वेदर इससे म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट और म्यूटेशन ऑफ कंसर्न। कंसर्न तब हो जाता है जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो बच्चों को हावी हो जाता है, और उसके बाद जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है जी। और उसके बाद मोर्टेलिटी है कि ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और आईसीयू में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें बड़ा ध्यान से समझना होगा। इसीलिए जो हमारे कोलीग ने भी बोला है कि जब भी कोई किसी भी जगह पे अगर आपका पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है, अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो, हमें मिनी लॉकडाउन करना चाहिए। ठीक है। उस एरिया को हमें कंटेनमेंट जोन बनाना डॉक्टर रावत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये सरकारें इस बार ऐसा लग रहा है कि केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, कम से कम पहली दूसरी लहर के बाद कुछ तो सबक लिया गया है, इसलिए अभी से चेतावनी दे दी गई है राज्यों को। मैं अपने पहले सवाल पर लौट रहा हूं डॉक्टर गिलाडा, आपके पास आते हुए। हमने पहली से दूसरी लहर के बीच में जो अंतर देखा, आप याद करें तो जनवरी में ऐसा लग रहा था कि कोरोना चला गया है, और मार्च आते आते अस्पताल भरने शुरू हो गए थे, और उसके बाद तो फिर जो हुआ वो सब हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वो 2-2.5 महीने का वक्त था सारा का सारा। आज हमें लग रहा है कि कोरोना फिर ढल रहा है। आज 60,000 के करीब कुछ मामले आ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने जैसा कहा कि 6 से 8 हफ्ते, कुछ लोग कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने मान लीजिए। तो क्या थर्ड वेव का आना निश्चित है? हम केवल उसे टाल सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं? सौरभ जी, दुनिया में 215 कंट्री है और ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि जिसके अंदर थर्ड वेव नहीं आएगा, फोर्थ वेव नहीं आएगा। ये वेव आएगी। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा देश बहुत से अलग है, हमारे यहाँ सेकंड वेव नहीं आएगी, ऐसा सोच के चल रहे थे, और हमारे एक नेशनल कोविड प्रोजेक्शन टास्क काउंसिल था, उन्होंने बताया कि सेकंड वेव आने वाली नहीं है, देश को धोखे में रख दिया। तो ये हमारी मूर्खता है अगर हम सोचे कि हमारी सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव नहीं आएगी। अब ये देखना है कि थर्ड वेव कितनी स्ट्रांग आएगी, कितनी कमजोर आएगी। ये मेडिसिन में, एक प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में डिसीज ट्रायंगल होता है। ये जो बीमारी का ट्रायंगल होता है वो 3 चीज डिसाइड करती है। पहला है होस्ट, इसमें होस्ट है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है पैरासाइट, इसमें है वायरस, और तीसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सरकार है, समाज है, लोगों का बिहेवियर है, उसके बाद में वैक्सीन है जी। तो ये सब तीनों चीज मिलकर डिसाइड करेगी कि हम लोग कितने स्ट्रांग वेव को सामना करेंगे। अच्छी बात क्या है कि हमारी सेकंड वेव इतनी स्ट्रांग थी, और इस वेव ने हमारे सरकारों को, समाज को और इंसानों को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आज भी हमारी तीसरी वेव आती है तो हम सामना कर सकते हैं। तो हमें इतना डरने की बात नहीं है। लोगों को डरा धमका कर काम नहीं चलेगा, और हमेशा लोगों को ब्लेम करके नहीं चलेगा,
क्योंकि लोग तो सब वही है, हमारे देश में या दूसरे देश में सब जगह तीसरी वेव क्यों आ रही है फिर? तो लोगों को हम ब्लेम करके नहीं चलेगा, ये वायरस का म्यूटेशन है, वायरस का भी ब्लेम करना पड़ेगा। और जब वक्त आता है तो वक्त को सामना करना है। अभी समझो वेव के अंदर ये कोई म्यूटेंट डेल्टा म्यूटेंट है या डेल्टा प्लस म्यूटेंट है, अल्फा म्यूटेंट, सब मिला के आ रहे हैं, तो मास्क कोई आपका अलग नहीं है, आपको कोई डेल्टा मास्क की जरूरत नहीं है, अल्फा मास्क की जरूरत नहीं है, आपका मास्क वही है। मास्क तो वही लोगों को यही बताना कि जो हाँ, तो आपको एक ही मास्क लगाना है, वो मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है। जब वक्त आता है वैक्सीन ले लो, वैक्सीन की हेजिटेंसी को मात करना है, हेजिटेंसी को मात करने के पीछे अपना वक्त नहीं गंवाना है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं उनको इज्जत से वैक्सीन देना है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उसको इज्जत से ट्रीट करना चाहिए। अगर वैक्सीन मैं लिया हूं, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे आरटीपीसीआर करने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार की नीति बदलती नहीं है, आरटीपीसीआर करो जी, और हर 2 दिन में करो, ये सब ठीक है हमारी नीतियों को, ये सब सबक है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि पहले भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन आप लोगों के जरिए ये चेतावनी एक बार फिर गई है दर्शकों में, हमारे जनता के बीच में जाननी चाहिए कि पहली लहर दूसरी लहर ने जो सिखाया है वो एक ही बात है कि वायरस है, हमारे बीच में मौजूद है, ना मान के चलें कि ये गायब हो गया और हमेशा के लिए चला गया है, और इसलिए अपना भी बचाव करें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग, डॉक्टर रावत, डॉक्टर गिलाडा, आप तीनों का। और हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यूपी में पूर्व आईएएस और एमएलसी एके शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।